फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की या फिर बीईओ की, तो उन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा कोई सीरीज़ है। इसको ज़रूर फॉलो करें, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखें और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। तो ये जो है आज का हमारा 5th वीडियो है। प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपना स्कोर जो है उसको ज़रूर शेयर करिए। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपसे पूछा था महात्मा गांधी से रिलेटेड, जिनके बारे में अभी तक किसी ने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बताया है। तो आई होप कि इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में, जो भी कुछ आप जानते हैं, वो ज़रूर साझा करेंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप चीज़ों को मेमोराइज करना सीखेंगे, आपको या मतलब रिकॉल करना सीखेंगे। ठीक है, अब रिकॉल करना वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो ऐसा शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आपको देखने को मिले। ठीक है, सो ये आपको करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं यहाँ पर आपका नाम मेंशन करूंगा। अभी जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका नाम हो सकता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चंस पे चलें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए ये हमारा जीएस का पूरा पीडीएफ कोर्स है, जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू यानी कि 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि रहेंगे डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्यात्मक, उसके थ्रू हम आपका पूरा सिलेबस कवर अप करवाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 500 रुपये रखी गई है हर 1000 क्वेश्चंस के लिए। इन क्वेश्चंस का अगर आप डेमो फाइल देखना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। अब ये जो ऑप्शंस हैं आपके, काठियावाड़ के रुद्रदामन है, अशोक है, राजेंद्र प्रथम है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि रुद्रदामन। ठीक है, अब ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हो सकता है ये आपसे पूछ लें, तो गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जैक्टली कहाँ पर है गिरनार पर्वत? आपका ये गुजरात में है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी लैंग्वेज और इसकी लिपि। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है आपकी? संस्कृत भाषा में ये लिखा गया। और वहीं अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी ये इसकी लिपि है। तो ये कुछ एक पॉइंट है इसके बारे में जो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि संस्कृत का अगर पूछ लें कि सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो यही वो अभिलेख है जो प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आई होप कि आप में से सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी है तो समुद्रगुप्त यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। बट कई बार ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को ये जो उपाधि है, ये जो टाइटल है कि भारत का नेपोलियन, ये एग्जैक्टली किसने दी, और मतलब कहाँ से पता चला कि इनको भारत का नेपोलियन बोला गया है। तो ये नाम जो है विंसेंट स्मिथ, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि विंसेंट स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने ये जो बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को बोला है कि ये जो है भारत के नेपोलियन है। ठीक है, रीज़न बीइंग कि समुद्रगुप्त की जो वीरता है और जो इनकी विक्ट्रीज रही थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा खुश थे विंसेंट स्मिथ। तो जब इन्होंने ये बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें इन्होंने मेंशन करा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में। सो ये कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये बुक सीधे सीधे आ जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा मतलब कौन इसके लेखक हैं, कौन इसके रचनाकार थे। तो विंसेंट स्मिथ आपको याद रखना है। बाकी समुद्रगुप्त की बात जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का नेपोलियन, ये तो आपको याद रखना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर, ये किसको समर्पित है। अब ये विष्णु को है, शिव को है, सूर्य को है, या फिर पार्वती को। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? शिव। भगवान शिव को समर्पित है ये मांगतेश्वर मंदिर। ठीक है, और मतलब इसकी अगर हम बात करें ये मंदिर किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा कोई एकदम प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, बट काफ़ी तक मतलब हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि राजा धंग, ठीक है, इनके काल में इसका निर्माण किया गया था। और अगर हम शैली की बात करें, हो सकता है मांगतेश्वर मंदिर की शैली के बारे में पूछे कि कैसी इसकी शैली है।
ठीक है, तो शैली कौन सी होगी इसकी? नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का ये एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बात करी गई है चोलों की राजधानी ये कौन सी है। अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपने अगर तैयारी करी है थोड़ी बहुत, आप पीसीएस, बीईओ या फिर आरओ के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ना पता हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तंजौर। ठीक है, तंजौर यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चोलों की और भी क्या कोई राजधानी थी, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि गंगे कोडचोलपुरम ये भी एक इसकी राजधानी रही थी चोल साम्राज्य की। ठीक है, गंगे कोडचोलपुरम, ये दोनों ही आप यहाँ पर याद रखिएगा। इफ़ इन केस आपको तंजौर ना दिखे ऑप्शंस में और ये दिखे, तब आप इसी को मानिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम संगम काल में बात करें तो चोलों की राजधानी कौन सी थी? उरैयूर। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो संगम काल में जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? उरैयूर थी। एक राजधानी चोलों की क्या रही है? गंगे कोडचोलपुरम, ये भी रही है, और तंजौर तो है ही। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, यानी कि द इकोनॉमिक्स एंड ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3। अब ये स्टेटमेंट जो है ये पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नाम की जो पहल थी उसके संदर्भ में यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF और विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ये करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है इनकरेक्ट, क्योंकि ये सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्माणकर्ताओं की सहायता कर सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत सरकार सीबक थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, यानी कि प्रमोट कर रही है। अगर इस पादप की बात करें तो इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट जो है कि यह मृदा क्षरण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, ये बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत होता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर सही है। इसके बाद चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें सीबक थोन के बारे में तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या है वो? लेह बेरी। ठीक है, ये इसका नाम है सीबक थोन का। ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लेह बेरी किसे कहा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा सीबक थोन। तो ये यहाँ पर सही होगा। अब ये भारत के कौन कौन से प्रदेशों में पाया जाता है, तो जैसे अगर हम बात करें लेह इसमें नाम आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसके अलावा आपका ये हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है, और सिक्किम में। ठीक है, तो जितने ये हिमालयी प्रदेश हैं ऑलमोस्ट सब में ही ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो लेह बेरी है, इसकी चाहे हम पत्तियों की बात करें, चाहे फल की बात करें, चाहे जड़ की या फिर कांटे की, तो हर एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसको मेडिकेशन में यानी कि जो मेडिसिन वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ईंधन में भी इसका यूज़ किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण में भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेज, इसकी संकल्पना किसने करी थी। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, ये है CC पार्क, JNN जेफर्स, जोसेफ फोरियर या फिर L जाबलर। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन C, यानी कि जोसेफ फोरियर। अब ये कब करी थी? 1824 में, 1824 में ग्रीन हाउस या फिर हरित गैस की इन्होंने संकल्पना की थी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन की सर्वोत्तम मतलब कौन सा स्टेटमेंट है सर्वोत्तम इसको वर्णित करता है, डिस्क्राइब करता है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये जो है इसको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कार्बन फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कि कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पादप वृद्धि होगी। यानी कि जो प्लांट्स हैं, देखिए प्लांट्स को जब वो अपना भोजन बनाते हैं प्लांट, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। उसमें दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक वाटर का, एक कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उस मोमेंट पे क्या होगा कि पौधों को ज़्यादा पोषण मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा पोषण मिलेगा तो वो ज़्यादा वृद्धि करेंगे। सो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। ठीक है, मतलब संविधान से इतर संस्था है। अब ये संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है या फिर योजना आयोग। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ नहीं दे रखी है, जो भी मतलब संस्था नहीं दी हुई है, दैट मीन्स कि वो संविधान से इतर है, मतलब संविधान में वर्णित नहीं है। तो अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे आर्टिकल इसके बारे में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है। दूसरा, अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, इससे रिलेटेड भी आर्टिकल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन हमारे चुनाव आयुक्त हैं, इनका नाम बताइएगा, और जो रिलेटेड आर्टिकल हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहीं सर्च मत करिएगा, अगर अभी पता है तभी मेंशन करिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें योजना आयोग की तो योजना आयोग बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बात करिए निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। अब ये महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। और कौन से ईयर में अगर कभी पूछ ले तो 1971 यानी कि 1971 में हुई थी। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो यह पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान यानी कि जो उसका विधेयक था, ठीक है, उसको 1970 में पारित किया था। लेकिन जब फाइनली अगर हम कहें तो अस्तित्व में कब आया तो 1983 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र। बट अगर कभी ये पूछ ले कि सबसे पहले विधेयक किसने प्रस्तुत करा था, ठीक है, अपने राज्यसभा में, तो वो क्या होगा आपका, उड़ीसा, क्योंकि 1970 में कर दिया था और 71 में महाराष्ट्र ने जो अधिनियम था उसको पारित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बात करी गई है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, अब ये अनुच्छेद 370 अब तो ये है भी नहीं, ठीक है, इसको तो रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो सही आंसर वैसे यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था ये। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो यहाँ पर आपको दिए, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही कूट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट जो है इसमें बात करी संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए चुनाव करवाना, ये वाली बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है जिसमें बात करी गई है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये एकदम गलत है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। इसके बाद निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो ये किसका काम है, चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है, अब अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये काम कौन करता है कि अगर किसी राज्य में सही कंडीशन नहीं है कि वहाँ पर चुनाव करवाए जा सके तो उसकी संस्तुति कौन करेगा, मतलब उसकी सिफारिश कौन करेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि ये जो सिफारिश है ये कौन करता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जब स्टेट का गवर्नर जो होता है, अगर वो इस चीज़ के लिए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजे कि हाँ यहाँ पर जो है स्टेट में जो मशीनरी है या फिर जो हम कहें सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और उसको भंग कर देना चाहिए, तब ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन किसकी रहती है? ये रहती है आपकी राज्यपाल की, गवर्नर की। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हुदहुद चक्रवात ये जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन से तटीय क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे अभी आप अगर एग्जाम में देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे थे इवेंट। तो अगर हुदहुद चक्रवात की बात करें तो ये काफ़ी भयंकर चक्रवात था और इसने भारत में जो स्पेशली आंध्र प्रदेश तट है इसको बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश तट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये चक्रवात आया कब था? हो सकता है ये भी पूछ लें। 2014, ठीक है, 2014 इसमें ये आया था। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कई बार होगा कि आपको ऑप्शन में चक्रवात दे दें और उससे संबंधित जो प्रदेश रहे थे जिनको उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो दे दें, या फिर आपको वो ईयर पूछ लें कि कौन से ईयर में ये चक्रवात आया था। तो इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर रेगुर ये किसका नाम है? लाल मिट्टी का है, जलोढ़ का है, लेटराइट का या फिर काली का? आई होप कि आप सबको ये चीज़ पता होगी कि ब्लैक सॉइल के लिए ये नाम दिया गया है, क्या? रेगुर। ठीक है, या फिर इसको रेगड़ भी बोलते हैं। अब ये जो नाम है ये मतलब ये जो मिट्टी है स्पेशली कहाँ पर पाई जाती है हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो एक तो महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही वेस्टर्न जो आपका एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है और गुजरात जो है, गुजरात के एरिया में भी ये मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये लेटराइट मृदा से रिलेटेड है। आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये ऑप्शन एकदम सही है, मतलब स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, लेटराइट मृदा जैविक यानी कि जो आपका ह्यूमस होता है उससे समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है, यानी कि केवल एक जो है वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही होगा। अब अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल की या फिर मृदा की, तो ये ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है ये। ठीक है, स्पेसिफिक वहाँ पर पाई जाती है स्पेशली। अब उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण क्या होता है कि तीव्र उपशलन क्रिया होती है जिसके मतलब जिसका रिजल्ट होता है वो लेटराइट मृदा के रूप में सामने आता है और इस मृदा में उर्वरता कम होती है, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है वो इस सॉइल की कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता कम होती है और उर्वरता कम होने का ही मतलब हो गया कि इसके अंदर ह्यूमस जो है वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, ह्यूमस की इसके अंदर कमी रहेगी। इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये पाई जाती है? तो केरला है, इसके अलावा ईस्टर्न तमिलनाडु है, इसके अलावा उड़ीसा है या मेघालय कह लें, मेघालय भी है। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्टिलिटी कम होती है, दैट मीन्स ह्यूमस नहीं होता। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की ये विशिष्ट मृदा है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया में केरला में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर मेघालय है यहाँ पर ये पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। ये भी मृदा से ही रिलेटेड है, मिट्टियों से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? अब ये लाल मिट्टी है, काली है, जलोढ़ है या फिर लेटराइट मिट्टी है? आई होप कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं। अब ये होती है कैसी? दो तरीके की, एक होती है आपकी खादर और दूसरी होती है आपकी बांगर। ठीक है, अब अगर हम खादर की बात करें तो खादर क्या है? आपकी ये न्यू एलुवियल सॉइल है, मतलब नई होती है ये। ठीक है, और वहीं बांगर की बात करें तो ये कैसी होती है? प्राचीन होती है। ठीक है, मतलब बाढ़ की स्थिति, मतलब मिट्टी जो होती है बाढ़ की
पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। मतलब बाढ़ वाला एरिया होगा तब क्या होगा, बार बार बाढ़ आएगी, उस पर एक पूरी लेयर जो है मिट्टी की जम जाएगी। बट ये जो बांगर मिट्टी होगी ये क्या होगा, थोड़ा हाइट पर होगा और यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नई चादर नहीं बिछेगी, पुरानी जो मिट्टी होगी वही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 17, इसमें बात करी गई है कि मादा जनन पथ के पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित करते हैं कितने मिनट तक, 2 मिनट तक, 20 मिनट तक, 90 मिनट तक, या फिर 1 से 2 दिन के लिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 48 से 72, यानी कि 1 से 2 दिन के लिए। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं वो वहाँ पर तकरीबन 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सो अभी हमने देखा कि जो लास्ट एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेन कंपोनेंट है जो भैया जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रक्रिया में आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ये तो रिजल्टेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब नहीं है और नाइट्रोजन का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। मतलब दालों की जो फसल होती है उसमें जो गांठ होती है उसके लिए ये आवश्यक है। अभी ये नाइट्रोजन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोरॉन। ठीक है, बोरॉन जो होता है पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और ये जो होता है दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन यानी कि नोडल फॉर्मेशन, ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के अब आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब ये थायरॉक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इंसुलिन है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, अब जो पादप हार्मोन है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न भागों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर उनकी वृद्धि, उनकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं हैं उसको प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। एक है आपका ऑक्सिन, इसके अलावा एक जिबरेलिन, इसके बाद साइटोकाइन। ठीक है, ये सारे आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, और एक याद रखना है आपको एथिलीन। हो सकता है अब एग्ज़ाम जो आए तो उसमें आपसे इनमें से कोई पूछ लिया जाए। इसमें आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल हो गया और एथिलीन। ये सारे के सारे कैसे हैं, प्लांट हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला हमारा यहाँ पर वीडियो एंड हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी आपका रिकमेंडेशन हो, कुछ भी आप नया चाहते हो ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अपकमिंग PCS के लिए, RO के लिए और BEO के लिए, इन 3 एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसकी फाइल को लेने के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तभी आप ये सारी फाइल्स ले पाएंगे। चलिए इसके साथ ही आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।